नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी से संबंधित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपकी उत्तर परीक्षा के लिए, जो कि आपके काफी खास होने वाले हैं। और कैसे प्रश्न पूछते हैं और आपका सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंतर ही प्रत्येक टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। समथिंग आपके 20 MCQ हैं और लास्ट में हम बात करेंगे अब जो यूपी के एग्जाम के बारे में। यूपी एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें यूपी जीके कितना रोल रहता है, उसके कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण रहते हैं, बेसिक रहते हैं, जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में उन समस्या क्वेश्चनों की वजह से उनको समस्या होती है, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी समझेंगे। पहले हम जानते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्न है, जिनमें से आपके कौन कौन से एमसीक्यू प्रश्न आपके आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? संगीत यंत्र जो होता है तबला, उसका प्रचलन किसने किया था? तो संगीत यंत्र जो आपका तबला हो तो उसका प्रचलन किसने किया था? तानसेन ने किया था, या आदिल शाह ने किया था, जहांगीर ने किया था, या अमीर खुसरो ने किया था? आप लोग याद रखिएगा, ये अमीर खुसरो ही हैं जिन्होंने तबला का यूज किया। क्या किया था? तबला का प्रचलन किया था, तबला को शुरू किया था। राइट। कौन है आपके? ये आदिल शाह है। याद रखिएगा कौन है आपके? ये आदिल शाह है जिन्होंने तबले का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसके पहले क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के पहले क्वेश्चन है आपका कि वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो वैदिक काल में विवाह आपके कितने प्रकार के होते थे? आपके 6 प्रकार के होते थे, 8 प्रकार के होते थे, 9 प्रकार के होते थे, या 10 प्रकार के होते थे? तो वैदिक काल में विवाह विवाह हुआ करते थे वो कितने प्रकार के हुआ करते थे? वो आपके 8 प्रकार के हुआ करते थे, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में कौन सा ज्यादा प्रचलन में है? 2 विवाह प्रचलन में है। एक प्रजापत्य होता है, प्रजापत्य विवाह है। एक आपका विवाह दूसरा प्रचलन में है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह कहा जाता है। इस विवाह में क्या होता है? और इस विवाह में ब्रह्म विवाह जो होता है, जिसमें जब वर योग्य हो जाता है तो उसके लिए कन्या ढूंढ के उसका विवाह कर दिया जाता है। और प्रजापत्य विवाह में वह विवाह होते हैं जिसमें वर स्वयं जाकर के कन्या के पिता से कन्या को मांग करके विवाह करता है। ज्यादातर तो ब्रह्म विवाह ही प्रचलन में हमारे समाज में, और इसी को ही मान्यता दी जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, या अजीतनाथ थे? तो आप लोगों को याद होगा जैन धर्म के, इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या फिर 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से अंतिम तीर्थंकर हैं? ये कौन से हैं? अंतिम तीर्थंकर हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 24वें तीर्थंकर भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी जो थी, इनकी जो माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनकी त्रिशला। क्या था? त्रिशला नाम था माता के। माता का नाम ही पूछ लेता। पिता का नाम इनके क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। आपने पढ़ा होगा क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। कौन था? सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था? यशोदा था। ये भी अपना विवाह करने के कुछ समय बाद से गृह त्याग दिए थे और अपने योग साधना में लग गए थे। इनको 24वें तीर्थंकर भी कहा जाता है। इस बार आते हैं पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ आपके कौन से? ये पार्श्वनाथ आपके वही व्यक्ति है जिन्हें 23वें तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 23वें तीर्थंकर कहा जाता है। ये पार्श्वनाथ वही व्यक्ति है जिन्हें क्या कहा जाता है? 23वें तीर्थंकर कहा जाता है। और ऋषभदेव आपके कौन से? इनको आपने बहुत अच्छे पढ़ा होगा। ऋषभदेव आपका प्रथम तीर्थंकर है। कौन से हैं? ये प्रथम तीर्थंकर, जिनको पहले तीर्थंकर कहा जाता है। और अजीतनाथ आपके कौन से हैं? ये दूसरे तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? ये दूसरे तीर्थंकर हैं। याद रखिएगा, द्वितीय नंबर के तीर्थंकर कौन से हैं? आपके अजीतनाथ क्या है? द्वितीय नंबर के तीर्थंकर हैं। याद रखिएगा। और इसके अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बाद में उन्हें समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? आपने काफी अच्छे से, रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिस एक्ट में ना कोई अपील होती थी। इसको काला कानून भी कहा गया था, या फिर इसको जबरदस्ती कानून भी कहा गया। इसको इसमें एक ऐसा स्लोगन चालू हुआ था कि ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील, बस ऐसे ही एक कानून बनाया गया था कि जिसको चाहो उसको कैद करके रख लेते थे। ये आपका रॉलेट एक्ट कब चालू हुआ था? आपका 1919 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 1919 में चालू हुआ था। और इसी एक्ट के विरोध में क्या किया गया था? इसी एक्ट के विरोध में क्या किया गया था? यहाँ पे जलियांवाला कांड जो हुआ था उसके विरोध कर रहे थे, तो वहां पे गोली चला दी गई थी। राइट। ये इसी के विरोध में आपका 1919 में आपका जलियांवाला हत्याकांड भी होता है। राइट। अब आगे समझते हैं कि इसके आगे कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पे
कि रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे हो जाता है, रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। जैसे रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या जे बी कृपलानी जी थे। तो याद रखिएगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये किसके समिति के थे, प्रांतीय समिति के थे। किसके थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने एकीकरण किया था भारत का। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको आप बहुत अच्छे से याद हो गए, किसके थे, प्रारूप समिति के थे। किसके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाता है। और इसके बाद अगले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ही थे आपके रियासत समिति के अध्यक्ष। क्या थे, ये थे रियासत समिति के अध्यक्ष। रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, रियासत समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, यही थे, यही व्यक्ति थे जिन्होंने रियासत समिति के अध्यक्ष थे। और जे बी कृपलानी कौन थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष। याद रखिए किसके समिति थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसके अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके जे बी कृपलानी जी थे। और प्रांतीय समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके। और झंडा समिति के जे बी कृपलानी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके किसके थे, रियासत समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे। पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे। मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, इसमें काफी बार बच्चे गलत करते हैं आंसर। यदि मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पहले बात पूछने की संभावना इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी घूम जाता है कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, आपकी ड्यूटीज कितनी थी। तो याद है कि 9 थी, 10 थी, 11 थी, या इनमें से कोई, सभी, कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो मूल संविधान बना था उसमें कोई कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि यानी मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 82वें संविधान संशोधन में इसको कर्तव्यों की संख्या यानी संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। कितने, 10 कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। फिर बाद में 2002 में फिर क्या किया गया था, एक संशोधन करने के बाद एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था। बच्चों को 6 साल से 14 साल तक शिक्षा देने का अनिवार्य कर दिया गया था। माता पिता को कहा था कि यानी गार्जियन जो भी होते हैं उनको 11वां कर्तव्य क्या था कि बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, उनसे काम करवाना अनिवार्य नहीं है। ये आपके संविधान में नहीं, आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कितने थे आपके, मूल संविधान में आपके एक भी कर्तव्य नहीं थे। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि मूल संविधान में आपके एक भी कर्तव्य नहीं थे। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि मूल संविधान में सोचते हैं कि कर्तव्य जल्दी से पढ़ते हैं कि कर्तव्य रहे होंगे, सोचते हैं कि 10 सही रहे होंगे, जब बाद में संशोधन किया गया तो ये काफी लोगों को डाउट में डाल देता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, शून्य आधारित बजट आपको किसे कहते हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये आपका आर्थिक से क्वेश्चन आता है, यूपी आर्थिक से, या फिर आपको पूछ लेते हैं कि शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं। शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना। शून्य आधारित बजट बिल्कुल नहीं। हानि पर आधारित बजट, ये भी नहीं है। प्रत्येक बार नए प्रकार से बजट बनाने शून्य आधारित बजट कहलाता है। यानी क्या ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि देखो जब नया करेंगे तो उसके पहले आगे पीछे कुछ नहीं देखना, नया ही बजट बनाना, तो यानी शून्य पर आधारित होगा। इसमें कुछ मतलब अभी चालू नहीं हुआ। ये आपका लाभ है, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पढ़िए, तो आप ऑप्शनों को पूरा पढ़ा करिए। आगे हो सकता है इनमें से सभी ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते भी आगे आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना होता है। क्वेश्चन किस प्रकार बनाता है, क्वेश्चन पर भी समझना होता है। नॉलेज के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, याद रखिएगा। अगला आपका सवाल कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, विशाल चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। ये जो विशाल चट्टानें होती है, एक विशाल चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो विशाल चट्टानें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, समुद्री सतह पर पाई जाती हैं, तालाब पर पाई जाती हैं, नदी पर पाई जाती है, नहर पर पाई जाती है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है आपका, विशाल चट्टानें कहाँ पाई जाती है, समुद्री सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समुद्री सतह पर पाई जाती हैं। याद रखिए विशाल चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, आपकी समुद्री सतह पर पाई जाती हैं। ये काफी खास क्वेश्चन है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला है आपका यहाँ पे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, 7वां है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्षेत्रफल कितने, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां है। अब तो जनसंख्या में पहला स्थान हो गया है, पहले दूसरा होता था, लेकिन अब क्या हो गया, जनसंख्या में पहला हो गया, लेकिन 7वां स्थान क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पदार्थ का परिमाण
का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ का जो परिमाण होता है ये आपका क्या है? एक मूल राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है? नहीं होता। एम्पियर तो हमारा किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। ये हमने पढ़ा है, विद्युत धारा का होता है। सेकंड किसका होता है? तो हमारा समय का होता है। किसका होता है? समय का होता है। मीटर किसका होता था? मीटर आपका किसका होता है? लंबाई का होता है। मीटर किसका होता है? लंबाई का होता है। ये आपका मोल आपका इसका सही आंसर, क्योंकि दो तीन नहीं है तो चौथा तो होएगा ही। पदार्थ का परिमाण यानी मोल इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है? मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा? मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पीतल किससे मिलकर बना होता है? पीतल किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से मिलकर बना। यहाँ पे आपका टिन है, याद रखिएगा, टिन। कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर और लोहा से मिलकर बना होता है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आपका जो पीतल होता है वह कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर के आपका पीतल बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? अगला है आपका यहाँ पे कि पायरिस रोग होता है, यानी पायरिया रोग किससे होता है? किस मतलब पायरिया कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। आपका आपका बायो का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पायरिया रोग आपका कहाँ होता है? तो या आंखों में होता है? बिल्कुल नहीं। ये दांत में, मसूड़ों में। यस, आपका किस में होता है? दांत और मसूड़ों में आपका पायरिया रोग होता है, याद रखिएगा। त्वचा और बड़ी आंत में नहीं होता। इसमें तो आपका बड़ी आंत में क्या हो जाता है? आपका बड़ी आंत में दस्त वगैरह हो जाते हैं। क्या होते हैं? दस्त वगैरह हो जाते हैं, पाचन वगैरह ठीक से नहीं हो तो दस्त हो जाते हैं। तो पायरिया रोग आपका कहाँ होता है? दांत और मसूड़े में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? काफी बार अभी, क्योंकि हाल ही में प्रचलन में ये पूछने की संभावना है, इसलिए याद रखिएगा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 12 नवंबर जनवरी को, 5 जून को। तो इतना तो आपको पता ही है कि 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर क्या है? 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। 25 दिसंबर को क्या मनाया? सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्रिसमस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस भी मनाया जाता है। इसी दिन हमारे तुलसी पूजा दिवस भी मनाया जाता है। तुलसी पूजा दिवस मनाया जाता है, राइट। इस दिन क्या है? तुलसी पूजा दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपको विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व में क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद, राइट। ओके, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका सुशासन दिवस, तुलसी पूजा दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी आपके? तो याद रखिएगा 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी, याद रखिएगा। जावेद करीम ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो क्या है, यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी, जावेद करीम ने की थी। किसने की थी? जावेद। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसलिए बताया जाए क्योंकि यूट्यूब में आप पढ़ रहे हो, जावेद करीम ने की थी। और इसका कैलिफोर्निया में इसका क्या है? मुख्यालय है। कैलिफोर्निया में इसका क्या है? मुख्यालय है, याद रखिए। कैलिफोर्निया में इसका क्या है? मुख्यालय है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल खेल में कौन सा कप दिया जाता है? फुटबॉल खेल में कौन सा कप दिया जाता है? डुरंड कप दिया जाता है, निजाम गोल्ड कप दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी दी जाती है, इनमें से कोई सभी। क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमाया गया तो अच्छे समझिए कि आपका जो फुटबॉल खेल है इसमें आपका डुरंड कप भी दिया जाता है, निजाम भी दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी दिया जाएगी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सही है आपका, सभी कप दिए जाते हैं। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा कप दिए जाते हैं? सभी कप आपके दिए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे समझते हैं अगला आपका क्या है इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि वनखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो वनखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ है? कोलकाता में नहीं, कोलकाता में आपका नेताजी स्टेडियम है। कौन सा? सुभाष चंद्र नेताजी के स्टेडियम है। मुंबई में, हाँ मुंबई में आपका क्या है? वानखेड़े स्टेडियम है। कहाँ? मुंबई में आपका वानखेड़े स्टेडियम है। कानपुर में आपका ग्रीन पार्क है। और जयपुर में सवई, क्या है? सवई नाम से है। क्या है? सवई स्टेडियम आपका कहाँ पे है? जयपुर में है, याद रखिएगा। सवई स्टेडियम कहाँ पे आपका? जयपुर में है आपका सवई स्टेडियम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ी समझिएगा अच्छे से, क्योंकि भारत रत्न पाने वाले कौन से थे? सर्वपल्ली, देखो तीनों व्यक्ति को दिया गया था। सीवी रमन जी को भी दिया गया था, श्री राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था, इनका नाम ना हो तो, क्योंकि लाइन में लगे थे तो लाइन में सबसे पहले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले किसे गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जो ऑप्शन आ रहा है ये सभी, यानी तीनों को पहली बार दिया गया था 1959 में। कब दिया गया था?
1959 में पहली बार सभी को दिया गया था। याद रखिए कब दिया गया, 1959 में सबसे पहले सभी को इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है आपका कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। ये मेले संबंधित है, यूपी जी के संबंधित है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो बांदा में तो आपका क्या लगता है, कालिंजर महोत्सव होता है, यानी कालिंजर मेला लगता है। बांदा में क्या लगता है आपका, कालिंजर मेला लगता है। महोबा में कजरी लगता है, क्या लगता है महोबा में, कजरी मेला लगता है। क्या लगता है, कजरी मेला लगता है। महोबा में आपका कजरी मेला लगता है। बहराइच में, हाँ बहराइच में आपका क्या होता है, सैयद सलार मेला लगता है। बहराइच में क्या होता है, सैयद सलार मेला लगता है। क्या लगता है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। मथुरा में आपका कंस मेला लगता है। क्या लगता है, कंस मेला लगता है। मथुरा में आपका कौन सा मेला लगता है, कंस मेला लगता है। ये आपको याद रखना है, मथुरा में कौन सा मेला लगता है, कंस मेला लगता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा था, भारत में पाने वाले सैयद सलार, ये था आपका। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपको, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कालिंजर में लगता है आपका, बांदा में लगता है कालिंजर मेला, महोबा में लगता है कजरी मेला, और आपका बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला, मथुरा में लगता है आपका कंस मेला। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास या फिर पूछे शिलान्यास या फिर पूछे स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मौलवी ने की थी। मदन मोहन मौलवी जी ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी इसके आधारशिला रखी थी। याद रखिएगा, इसने रखी थी, मदन मोहन मौलवी ने रखी थी। अगला क्वेश्चन आपका, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यूपी में कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पुलिस ट्रेनिंग जो कॉलेज है ये यूपी में कहाँ पर है, तो यूपी में कहाँ पर है आपका, रामपुर, लखनऊ, सीतापुर में से कोई नहीं, ये तो आपके हो ही नहीं सकते। तो मुरादाबाद, कौन सा आपका, मुरादाबाद में। कहाँ पर है आपका, मुरादाबाद में। याद रखिएगा कहाँ पे आपका, मुरादाबाद में, याद रखिएगा। अब थोड़ी हम यूपी के बारे में समझ लेते हैं, यूपी पर विशेष चर्चा कर लेते हैं थोड़ी से यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश पर विशेष चर्चा क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके, श्री योगी आदित्यनाथ। क्या है, श्री योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी भी इनको कहते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ है। आदित्यनाथ है, कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ है। याद रखिएगा, श्री योगी आदित्यनाथ है, याद रखिएगा। और हमारी क्या है, गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है यूपी की, तो राज्यपाल कौन है आपकी, तो राज्यपाल याद रखिएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्या है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल है। कौन, आनंदीबेन पटेल है। और राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प क्या है हमारे यहाँ का, राजकीय पुष्प क्या है आपका, राजकीय पुष्प जो है वह आपका क्या है, पलाश है। क्या है, पलाश। क्या है, पलाश, जिसको टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी आपका क्या जानते हैं, क्रेन, जिसको क्या कहते हैं, सारस कहते हैं। क्या कहते हैं, सारस, केन कहते हैं, या हम क्या कहते हैं इसको, सारस कहते हैं, राइट। और राजकीय पक्षी केन सारस हो गया आपका। आप पूछ सकते हैं राजकीय चिन्ह क्या है, तो मछली और तीन कमान। चिन्ह क्या है, चिन्ह आपके कौन से हैं, मछली और तीन कमान। मछली, मछली और तीर कमान, तीर कमान, कौन से, मछली और तीर कमान है, याद रखिएगा। और भी जैसे कि कितने जिले हैं, तो जिलों की संख्या कितनी है, जिले आपके 75 हैं। कितने हैं, जिले आपके 75 हैं। और मंडल कितने हैं, तो मंडल आपके 18 हैं। मंडल कितने हैं आपके, 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है भारत में, भारत में इसका पहला स्थान आता है। और क्षेत्र की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। याद रखिए, क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे हम समझते हैं कि आप इसके बाद थोड़ी इसको कर देते हैं। आगे हम समझते हैं उत्तर प्रदेश पर विशेष चर्चा और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। फिर अगले वीडियो में बताइएगा और भी चाहिए हो, हम इसके बाद में और भी यूपी के बारे में कुछ विशेष बातें हैं उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं। यूपी बाय मैप से संबंधित कुछ जानकारी है आपके लिए, कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने राज्य उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, तो कितने टच होते हैं आपके, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से। ये आपका एरिया जो दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया कौन सा है आपका, ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश का है। कौन सा एरिया है आपका, ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश का। ये एरिया जो है आपका, ये एरिया कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश का एरिया। याद रखिएगा, एरिया कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश का एरिया। ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एरिया है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का एरिया है। और यहाँ पे कितने राज्य टच करते हैं, तो हम लिख लेते हैं, खुद ही काउंटिंग हो जाएगी आपकी। तो पहला क्या टच करता है, उत्तराखंड। क्या है आपका, उत्तराखंड टच करता है। उत्तराखंड के बाद देखेंगे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हिमालय टच करता है। हिमाचल प्रदेश का टच करता है, हिमाचल प्रदेश टच करता है, हिमाचल प्रदेश टच करता है। और हिमाचल प्रदेश के बाद देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या टच करता है आपका, ये हरियाणा। क्या हो गया आपका, हरियाणा टच करता है। क्या टच करता है, हरियाणा टच करता है, याद रखिएगा, हरियाणा हो गया।
हरियाणा के बाद नीचे आते हैं तो ये आपको ये एरिया राजस्थान का हो जाता है। किसका हो जाता है? राजस्थान के एरिया टच करता है। राजस्थान के एरिया टच करता है। किसके एरिया टच करता है? राजस्थान के एरिया टच करता है। इसके बाद नीचे देखते हैं तो ये आपका एरिया कितना हो जाता है? एमपी के एरिया हो जाता है, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं। तो यानी मध्य प्रदेश के एरिया टच करता है आपका, मध्य प्रदेश के एरिया टच करता है। याद देखिए किसके एरिया टच करता है? मध्य प्रदेश के एरिया टच करता है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये एरिया आपका मध्य प्रदेश पर, ये एरिया कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़ का। कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़ का एरिया। तो ये आपका कौन सा टच करता है? छत्तीसगढ़ टच करता है। कौन सा टच करता है? छत्तीसगढ़ टच करता है, राइट। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका कौन सा आ गया? झारखंड। ये क्या आ गया आपका? झारखंड आ गया। झारखंड टच करता है। कौन सा टच करता है? क्रम से आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्रम से पूछ सकता है। कौन सा टच करता है? झारखंड टच करता है। झारखंड के बाद फिर एक बचता है पड़ोसी राज्य हमारा, क्या? बिहार। क्या है आपका? बिहार है। कौन सा टच करता है? बिहार टच करता है। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कितने राज्य हो गए? राज्यों की संख्या क्या है? 8 है। कितने राज्य टच करते हैं? 8 टच करते हैं। अब एक बचता है केंद्र शासित प्रदेश। जो आपका यहाँ पे दिल्ली है, ये क्या है आपका? दिल्ली। तो दिल्ली आपका क्या है? ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है? तो दिल्ली से लगती है, याद रखिएगा। अब एक यहाँ पे पड़ता है देश पड़ता है। देश क्या? नेपाल। तो नेपाल की सीमा किससे लगती है? नेपाल की लगती है नेपाल से। उत्तर प्रदेश की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। नेपाल देश से लगती है, राइट, याद रखिएगा। 750 किलोमीटर के आसपास लगती है, सॉरी 570 किलोमीटर के आसपास समथिंग लगती है, याद रखिएगा। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी समझ लेते हैं आपके लिए क्या खास है उत्तर प्रदेश की विशेष चर्चा पर। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ी से देख लेते हैं। या फिर 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका राज्य लगते हैं, देश लगता है, जो टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। याद रखिए कितने हो जाते हैं आपके? 9 हो जाते हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ और भी जानकारी आपकी क्या है कि उत्तराखंड कुछ ऐसे पॉइंट पूछ लेता है, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट पूछ लेता है, आपके पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट पूछ लेता है। तो पहला आपको देखिए इसमें क्या है, आपको देख लेंगे। आपका ऊपर क्या हो जाता है? आपका उत्तर हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है? आपका उत्तर हो जाता है। उत्तर हो जाता है आपका। फिर आपका इस साइड क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका यह क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? पूर्व हो जाता है। और इस साइड हम देखेंगे तो इस साइड हमारा क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। पश्चिम हो जाता है। और नीचे साइड हमारा दक्षिण एरिया पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दक्षिण पड़ जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा उत्तर में सबसे ज्यादा मतलब सीमा में लगने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो उत्तराखंड किसे लगता है? हिमाचल प्रदेश लगता है, सहारनपुर लगता है। कौन सा है आपका? तो उत्तरी पॉइंट कौन सा है इसका? उत्तरी पॉइंट कौन सा आपका? सहारनपुर है। कौन सा है आपका? सहारनपुर है। उत्तरी पॉइंट क्या है आपका? सहारनपुर है। और फिर आपका ये पश्चिमी पॉइंट एक आ जाता है आपका, पश्चिमी पॉइंट। पश्चिमी पॉइंट क्या है आपका? तो पश्चिमी पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या लगता है? मथुरा लगता है, आगरा लगता है, लेकिन आपका आगरा से लगता है यहाँ से देखेंगे इस एरिया को, ऐसे देखें तो सबसे पहले क्या लग रहा है आपका? शामली जनपद लग रहा है। पश्चिमी में क्या लगता है आपका? शामली लगता है। पश्चिमी में क्या लगता है? शामली लगता है, राइट। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे में आपका क्या लगता है? जब ये एरिया देखेंगे आप, इससे नीचे ज्यादा आ जाता है, सोनभद्र आ जाता है। तो आपका क्या हो जाता है? दक्षिणी पॉइंट क्या हो जाता है आपका? सोनभद्र हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? सोनभद्र। दक्षिणी पॉइंट क्या हो जाता है? सोनभद्र हो जाता है। दक्षिणी पॉइंट आपका सोनभद्र हो जाता है, याद रखिएगा क्या हो जाता है आपका? सोनभद्र हो जाता है। फिर आपके इस साइड बिहार साइड देखेंगे तो आपको ये एरिया देखना है कितने में, जो सबसे लास्ट में आ रहा है बलिया जनपद आ रहा है, तो पूर्वी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बलिया लगता है, बलिया जनपद लगता है आपका बिहार साइड, पूर्वी पॉइंट में लगता है। ठीक है, आपको और भी आगे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में देखेंगे इनको। मिलते हैं फिर कभी, और अगले आपको ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, इन क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और आपके यूपी जी के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हैं।